हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक नई आईपीओ आ गई है। आज से ओपन हुआ है। आज दो आईपीओ का क्लोजिंग हुआ। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ और दूसरा साई सिल्क्स आईपीओ का आज क्लोजिंग हो गया। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी देखेंगे। मनोज विभव जम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ का आज से ओपनिंग हुआ है। 26 सितंबर तक इसकी सब्सक्रिप्शन का डेट है। क्लोजिंग डेट इसका 26 सितंबर का है। अभी हम लोग इसका साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में देखेंगे तो 12.17 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2.54 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है। BNII कैटेगरी में 3.03 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। SNII कैटेगरी में 1.57 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी 0.91 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन 4.47 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसमें बड़े बड़े एंकर बुक हैं, बट इसके लिए जिस तरीके से जीएमपी है, जीएमपी देखने के बाद इसकी उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग या तो फ्लैट होगी, बिल्कुल जीरो ही प्रॉफिट देगा, या फिर निगेटिव लिस्टिंग होने का चांस है। इसकी जीएमपी आज 3 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसकी हाईएस्ट जीएमपी 20 सितंबर की 14 रुपये थी, जो कि 6.5% का मुनाफा दे रहा था। आज 1.35% का मुनाफा दे रही थी। तो ये निगेटिव लिस्टिंग का संकेत है। मैं कल ही मना की थी कि साई सिल्क्स आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये मुनाफा दे सकती है, बट लिस्टिंग गेन पे कुछ भी नहीं देगा। मैं इसमें अप्लाई नहीं की हूँ। नेक्स्ट आईपीओ था सिग्नेचर आईपीओ, सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ। तो इसकी हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में 13.37 टाइम्स का, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 14.24 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। BNII कैटेगरी में 16.60 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। SNII कैटेगरी में 9.53 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी 7.17 टाइम्स भरा है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 12.50 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो इसमें भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखने के लिए मिला। इसकी जीएमपी भी बहुत अच्छा नहीं है। इसकी भी जीएमपी निगेटिव ही, इसकी भी ओपनिंग हो सकती है। इसकी जीएमपी, आज की जीएमपी देखें तो 27 रुपये पर ट्रेड करी है। आज इसकी जीएमपी 27 रुपये है। अनलिस्टेड मार्केट में ये 412 रुपये पर ट्रेड करी। इसकी हायर प्राइस जो थी 350 की का हायर प्राइस थी, तो 7.1% का मुनाफा दे रही है। तो कुछ खास मुनाफा इसमें भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्यास लगा जा रहा है इसमें भी निगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। जिस तरीके से जैगल आईपीओ का लिस्टिंग हुआ, जिस तरीके से आज जैगल आईपीओ का निगेटिव लिस्टिंग हुआ, इसी तरह से इसका भी निगेटिव लिस्टिंग होने का चांस है। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ का। अभी हम लोग मनोज विभव ज्वेलर्स की आईपीओ की डिस्कशन करेंगे। क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। आज से इसकी आईपीओ ओपन हुई है। 22 सितंबर से इसकी क्लोजिंग ट्यूसडे यानी कि 26 सितंबर की इसकी क्लोजिंग है। अलॉटमेंट 3 अक्टूबर को नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। इसकी इनिशियल रिफंडेड यानी कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका रिफंडेड जो किया जाएगा वो 4 अक्टूबर वेडनेसडे को किया जाएगा, और जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट किए जाएंगे 5 अक्टूबर को यानी कि थर्सडे को। इसकी लिस्टिंग फ्राइडे को 6 अक्टूबर को होगी। दोनों जगह पर होगी, NSE और BSE दोनों जगहों पर होगी। इसमें लास्ट पेमेंट का डेट जो दिया गया है 26 सितंबर 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई पहले कर दें, पेमेंट आप 26 सितंबर को कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आता है तो आप पेमेंट नहीं करें, तो इससे आपको अप्लाई होने या फिर निगेटिव लिस्टिंग होने या फिर लॉस का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा मिलेगा तो ही इसमें लास्ट में पेमेंट कर सकते हैं। वही जो पेमेंट का लास्ट टाइम दिया गया है 26 सितंबर के 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का मौका है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 14,830 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका जो प्राइस रेंज तय किया गया है 204 से 215 का प्राइस रेंज तय किया गया है। इसके बीच में 11 रुपये का फासला है, बहुत ही ज्यादा फासला है। इसका लोअर रेंज 204 है, अपर रेंज 215 है। और इसमें जो लॉट साइज में, एक लॉट में जो शेयर है वो 69 शेयर मिलेंगे, यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट खरीदने पड़ेंगे जिसमें 69 शेयर मिलेंगे। 14,830 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो
1,92,855 रुपये का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कैटेगरी में हो सकते हैं, जिसमें 13 लॉट परचेज करने पड़ेंगे। टोटल यहाँ पर जो शेयर मिलेंगे 897 शेयर मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में 2,07,690 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 14 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, 966 शेयर मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 9,93,945 रुपये, जिसमें 67 लॉट खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 4,623 शेयर मिलेंगे। BHNI कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 10,08,780 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, और इसमें जो 68 लॉट खरीदने पड़ेंगे। टोटल शेयर जो मिलेंगे 4,692 शेयर मिलेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट 10,08,780 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि BHNI कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 10,08,780 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इसका जो एसेट है 2020 से 2023 का इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया गया है। इसका 2020 में जो एसेट था 818.62 करोड़ था, जो कि 2021 में थोड़ा सा घटा 803.10 करोड़ हुआ, और ये 2022 में थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा उछाल लगा 899.53 करोड़ हुआ। लेकिन ये 2023 में एक लंबा उछाल लगा 1077.86 करोड़ हो गया। इसकी रेवेन्यू यानी कि आय 2020 में 1284.30 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़ करके 1443.18 करोड़ हो गई। 2022 में भी ये बढ़ा, 21 में बढ़ करके 1443 करोड़ हुआ, 2022 में बढ़ करके 1697.70 करोड़ हुआ, और 2023 में एक लंबा उछाल लगा 2031.30 करोड़ हो गया। इसकी प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। 24.39 करोड़ 2020 में थी, 2021 में थोड़ा सा घटा 20.74 करोड़ का रहा, और 2022 में ये बढ़ा, बहुत ही लंबा उछाल लगा। 2022 में 43.68 करोड़ का रहा, 2023 में भी इसकी प्रॉफिट ठीक ठाक है 71.60 करोड़ की है। इसकी नेटवर्थ टोटल, इसका जो नेटवर्थ है 208.8 करोड़ 2020 में थी, 2021 में ये बढ़ करके 228.99 करोड़ हुआ, 2022 में भी ये बढ़ करके 272.86 करोड़ हुआ, 2023 में एक लंबा उछाल लगा 344.55 करोड़ हो गया। रिवर्स एंड सरप्लस बहुत ही अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस 2020 419.32 करोड़ का था, 2021 में 463.43 करोड़ हुआ, और 2022 में बढ़ करके 477.73 करोड़ हुआ, और 2023 में थोड़ा सा घटा 460 करोड़ रहा। फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसकी पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 11.74 करोड़ था इसकी इसकी मार्केट कैप 1050.22 करोड़ का है। इसकी ROE 23.19% का है, ROCE 17.71% का है, और इसकी डेप्ट है जो इसके ऊपर कर्ज जो है, इस कंपनी का जो कर्ज है 1.34 करोड़ का इसका कर्ज है। तो ये कंपनी कर्ज में है, इसका कर्ज है। और इसके EPS की बात करें, EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 18.32 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 20.78% का है, तो ये भी ठीक ठाक है। इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी ठीक है। अभी इसकी हम लोग कामकाज देख लेते हैं, इसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, लिस्टिंग इन पर लेकर के आउट होना चाहिए, फिर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। इसमें किस नजरिए से, किस व्यू के लिए इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस व्यू से हमें इस IPO की अप्लाई करनी चाहिए। मनोज विभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड 2003 में निगमित हुआ था, जिसे वैभव ज्वेलर्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में एक क्षेत्रीय आभूषण ब्रांड है। कंपनी खुदरा शोरूमों के साथ साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से सोने, चांदी और हीरे के आभूषण, कीमती रत्न और अन्य आभूषण उत्पादन पेश करती है, यानी कि बेचती है। वैभव ज्वेलर्स जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों दोनों बाजारों पर ध्यान केंद्रित करती है, दोनों को महत्व देती है बराबर। खुदरा शोरूम और अपनी वेबसाइट के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सूक्ष्म बाजारों में सभी आर्थिक क्षेत्रों को पूरा करता है। कंपनी ने खुद को रिलेशनशिप बाय डिजाइन पर केंद्रित रिटेलर के रूप में स्थापित किया गया है।
जहां पे अपने ग्राहकों को डिजाइन, उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहक सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये 2 वेबसाइट बनाया है, 2 अपनी खुद का एक ब्रांड बनाया है जिसके माध्यम से ग्राहकों को अपना डिजाइन, उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहक सेवा प्रदान करती है। कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 8 कस्बों में और 2 शहरों में है, जिसमें 13 शोरूम है और 2 फ्रेंचाइजी है। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसकी स्टोर है और 2 फ्रेंचाइजी है। ये 2 फ्रेंचाइजी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट के लिए काम कर रही है। तो एक कंपनी के फायदे के लिए, कंपनी के हित के लिए है। अब इन्वेस्टरों को इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा है, इसका कामकाज अच्छा है, लेकिन निवेश करने से पहले, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है जीएमपी। जीएमपी देखना चाहिए कि जीएमपी इसमें क्या चल रही है। अभी इसकी जीएमपी देखें तो ये अभी इसमें जीएमपी स्टार्ट ही नहीं हुए, आज इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ है। 10 दिन पहले आईपीओ का अलॉटमेंट, जैसे ही आईपीओ का अनाउंसमेंट होता है 4-5 दिन पहले से ही जीएमपी स्टार्ट हो जाती है। बट इसकी जीएमपी जिस दिन इसका ओपनिंग हुआ उस दिन इसकी जीएमपी का भी ओपनिंग हुआ और आज 10 रुपये पर इसकी जीएमपी का ओपनिंग हुई है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में 225 रुपये पर ट्रेड करी है, जिसमें कि हमें 4.65% का मुनाफा दे रही है। और यह निवेशकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें उसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जिसमें मिनिमम 25% के ऊपर ही मुनाफा हो, तो ही जीएमपी 25% के ऊपर ही रिटर्न दे, तो ही हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसके सब्सक्रिप्शन अच्छा भी ना हो तो भी हमें कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग होने का चांस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी जीएमपी होती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होती है इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस। डे 1 पे इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में अभी इसका खाता भी नहीं ओपन हुआ, बिल्कुल ही जीरो है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया है। BNII कैटेगरी में 0.003 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। SNII कैटेगरी में 0.10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी 0.26 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। ये सेक्टर रिटेल कैटेगरी का सेक्टर अच्छा भर रहा है और टोटल सब्सक्रिप्शन 0.14 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। और ऐसे ही सेक्टर में, ऐसे ही आईपीओ में रिटेल फंसते हैं। रिटेल की यहाँ पर देख सकते हैं, रिटेल की यहाँ पर इंटरेस्ट है, लेकिन ये रिटेल के लिए अच्छा है भी नहीं। ये आईपीओ, मैं इस आईपीओ में अप्लाई भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये आईपीओ के कामकाज तो अच्छा है, इसमें लंबे समय में होल्ड करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकती है, बट लिस्टिंग दिन पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। चांसेस हाई है कि इसकी लिस्टिंग निगेटिव हो सकती है, क्योंकि जीएमपी में ही हमें प्रॉफिट नहीं मिल रही है। कम से कम जीएमपी में डे 1 पर हमें 25% का मुनाफा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें अगर इसका सब्सक्रिप्शन ना भी आए तो इसकी लिस्टिंग जो हो निगेटिव ना हो। ये निवेशकों के लिए प्लस पॉइंट होती है कि किसी भी आईपीओ का जो लिस्टिंग हो वो निगेटिव ना हो। जैसे जयगल का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिया, बट इसके लिए लिस्टिंग जो हुआ निगेटिव लिस्टिंग नहीं हुआ, ठीक ठाक जगह पर हुए, हमें प्रॉफिट ना हुआ सही है, लेकिन हमें लॉस भी नहीं हुआ। तो एक कंपनी हमें 100% निगेटिव 80% का चांस है कि इसमें निगेटिव लिस्टिंग होने का चांस है। तो इस आईपीओ से हम लोग दूर रहें तो ही बेहतर है। मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। बाकी आपका पैसा है, आप खुद सारे एनालिसिस कीजिए, इसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपका मर्जी होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आपका पर्सनली डिसीजन होना चाहिए। आई होप 4 पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, एंड इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। फिर से 25 तारीख से 2 आईपीओ ओपन हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।